नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आप कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर केशव प्रसाद मौर्य बोले, ना बने परिवार का बंधक। पीएफआई बैन पर भड़के सपा सांसद बर्फ, कहा पीएफआई पर पाबंदी तो आरएसएस पर क्यों नहीं, किया बड़ा दावा। यूपी सरकार का प्रयास फेल कर रहा शिक्षा विभाग, महोबा में बच्चों के लिए आई किताबों को कबाड़ी के भाव बेचा। मऊ में बाल मजदूरी के खिलाफ प्रशासन सख्त, रेस्टोरेंट होटलों पर छापेमारी कर 6 बच्चों को कराया मुक्त। बरेली में अवैध रूप से व्यापारी रखे थे करोड़ों रुपए के पटाखे, पुलिस ने किए जब्त। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि औरैया जिले में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जनपद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया, जहां सबसे पहले औरैया के बीजेपी जिला कार्यालय में पहुंचकर विधायक, सांसद और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। जिसके बाद डिप्टी सीएम ककोर मुख्यालय में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त हुए लोगों को 4 लाख का चेक दिया तो छात्रों को लैपटॉप दिए। वहीं गोद भराई को लेकर भी महिलाओं को फल और पौष्टिक आहार दिया, जबकि गरीबी रेखा में आने वाले लोगों को घरौनी दी और इस दौरान दिव्यांगों ने ट्राईसाइकिल दी। और बता दें इसके बाद जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले में विकास को लेकर चर्चाएं की। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने यूपी में हुए विकास कार्यों को लेकर बना दिया गया। और बता दें उनका ये बयान भी सामने आया है। वहीं उनसे सवाल कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष पर किया गया, तो कई वर्षों गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष बना है और कैसे देखते हैं, तो सीधे तौर पर यह सवाल उनसे किया गया था। इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि आज जो कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव था और जिसमें नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है। ये जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चली थी और ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है और सोनिया गांधी जो चुनाव की प्रक्रिया कराई है, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो अपने हिसाब से चलाएंगे, उस पर हम नजर रखेंगे और देखेंगे कि परिवारवाद से अगर बाहर निकलेंगे तो परिवार का बंधक बनकर नहीं रखेंगे, तब देखा जाएगा क्या होगा। डिप्टी सीएम से पूछा गया कि निकाय चुनाव में बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी। औरैया जिले में 7 सीटें बीजेपी जीतेगी और शानदार विजय प्राप्त करेगी। वहीं ओपी राजभर की सावधान यात्रा को लेकर मऊ में पत्रकारों के सवाल पर किया गया ये बयान था। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी। इसके सवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ज्यादा कुछ नहीं बताया और बता दें कि इसमें इशारों में हाथ हिलाते हुए वो चले गए। उत्तर प्रदेश स्थित संभल में समाजवादी पार्टी सांसद बर्फ अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। अब उन्होंने पीएफआई पर बैन को लेकर एक बयान दिया है जो काफी चर्चा में बना हुआ है। सपा सांसद से जब बैन पर सवाल पूछा गया तो वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि पीएफआई पर बैन हो सकता है तो आरएसएस क्यों नहीं हो सकता। सपा सांसद से जब पीएफआई को बैन को लेकर सवाल पूछा गया तो आरएसएस पर भड़क गए वो। उन्होंने कहा कि पीएफआई अगर बैन हो सकता है तो आरएसएस पर उन्होंने सीधे तौर पर यह सवाल खड़ा कर दिया। आरएसएस मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती करती रही है। आरएसएस ने धर्म सांसद बनाकर मुस्लिमों के कल्याण का ऐलान किया था। सरकार अगर बिना वजह के सियासी पार्टी पीएफआई पर बैन लगा सकती है तो सरकार आरएसएस पर भी बैन लगाएगी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब वो पीएफआई पर बयान देकर चर्चा में आए हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि पीएफआई पढ़े लिखों का संगठन है और पढ़े लिखों की पार्टी है, मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है, मुसलमानों पर होने वाली ज्यादती पर खड़ी होती है, इसलिए बैन कर दिया गया है। हमने पीएफआई की कोई देश विरोधी गतिविधि नहीं देखी है। जांच एजेंसी किसी भी इनवल्व कर देती है। महोबा जिले के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों ने छात्रों को पढ़ने के लिए भेजी गई सरकारी किताबों को रद्दी के भाव कबाड़ी के बेच दिया। बच्चे के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ से शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कबाड़ी की दुकान पर सरकारी किताबों का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। प्राइमरी स्कूल की किताबों को कबाड़ में बेचने के सनसनीखेज मामले में सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दोषी अध्यापकों के खिलाफ जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की बात कही। यूपी सरकार की मंशा शिक्षकों को बढ़ावा देने की जरूरत है, मगर विभाग के जिम्मेदार ही शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने से
बाज नहीं आ रहे। बता दें, जिन किताबों से बच्चे का भविष्य बनता है उन कबाड़ की दुकान पर बेच दिया गया और 5 बोरों में भरकर सरकारी प्राथमिक विद्यालय की किताबों को कबाड़ी को बेच दिया गया है। ये किताबें छात्रों को पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल भेजी गई थी, लेकिन स्कूल के अध्यापकों को इन किताबों को रद्दी के भाव कबाड़ी को बेच दिया। कबाड़ की दुकान पर पड़ी किताबें खुद विभाग की लापरवाही को उजागर कर रही हैं। यूपी के मऊ जिले में चल रहे रेस्टोरेंट और होटल व्यवसाय में अवैध रूप से काम पर रखे गए नाबालिग बाल श्रमिकों के खिलाफ प्रशासन सख्त मूड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी अरुण कुमार के निर्देश पर जिले के कई नामी रेस्टोरेंट में छापेमारी की कार्रवाई की गई है और 6 नाबालिग बंधुआ मजदूर को मुक्त कराया गया है। और बता दें कि मऊ जिले में स्थानीय बड़े रेस्टोरेंट और होटलों में नाबालिग बाल बंधुआ मजदूरों से काम कराने की गोपनीय सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। प्रशासन ने जिले के नामी गिरामी रेस्टोरेंट और होटलों पर छापेमारी की है, जिसमें 6 बाल बंधुआ मजदूरों को उनके मालिकों के चंगुल से छुड़ाया गया है। साथ ही उनके मेडिकल कराई जा रही है और पुनर्वास के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। वहीं आरोपी रेस्टोरेंट मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। मऊ के श्रम प्रवर्तन अधिकारी लाइक अहमद ने बताया है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले के कई नामी रेस्टोरेंट और होटलों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इनमें से मऊ के ब्रह्मस्थान क्षेत्र में तंदूरी तड़के और रेस्टोरेंट पर भी हुई कार्रवाई है। बता दें, एक बिहार का नाबालिग बच्चा काम करता हुआ दिखा टीम को मिला है। साथ ही जिले के अन्य 5 स्थानों से भी कुल 6 बच्चे बंधक बनाकर गैर कानूनी तरीके से मजदूरी से मुक्त कराए गए हैं। इनके मेडिकल आदि की कार्रवाई करने के बाद पोषण पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। गौरतलब है कि जिले के बड़े बड़े नामी रेस्टोरेंट धड़ल्ले से संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें से बाल श्रमिकों को रखकर काम कराया जा रहा है। इस बीच प्रशासन खामोश मूकदर्शक बनकर इस व्यवस्था को देख रहा है। शासन के कड़े निर्देश के बावजूद भी कई कार्रवाई से कितना बाल बंधुआ मजदूर को प्रशासन रोक पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। यूपी के बरेली में प्रशासन ने अवैध रूप से पटाखा भंडार की शिकायत मिलने के बाद विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। पुलिस और प्रशासन की एक टीम मजिस्ट्रेट की अगुवाई में मनी बाईपास स्थित पटाखा बाजार पहुंची और इसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर एक गोदाम को चेक किया। चेकिंग में पता चला कि सरकारी शर्तों का पटाखा व्यापारियों ने उल्लंघन किया और ऐसे में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से स्टोर के पटाखों को जब्त कर लिया है। और बता दें कि पुलिस ने हार्टमैन रोड स्थित 3 व्यापारियों के गोदाम को चेक करके करोड़ों रुपए के पटाखे को जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक बरामद पटाखों की अनहोनी की बड़ी वजह बन सकती थी और पुलिस ने नियमों के तहत कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार गुप्ता के साथ सीओ 3rd तेजवीर सिंह और इंस्पेक्टर दयाशंकर मौजूद रहे। सिटी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि बीते दिन पुलिस को सूचना मिली थी कि लाइसेंसधार पटाखा व्यापारियों ने तय मानकों से अधिक आतिशबाजी को अपने प्रतिष्ठान के साथ कहीं दूसरी जगह पर भी रखा है। लाइसेंस जारी करते समय नियमों के मुताबिक शर्तें हैं। इसके तहत व्यापारी अपने परिसर में ही पटाखा रख सकते हैं। इस बात का यहाँ उल्लंघन किया गया है। नियम तोड़ने पर विधि संगत कार्रवाई की गई है। फिलहाल 3 गोदामों पर कार्रवाई की हुई है। आपको बता दें, 24 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार है, जिसे देखते हुए बड़ी संख्या में व्यापारियों ने पटाखे जमा कर रखे हैं और इस दौरान कई व्यापारी अवैध रूप से भी पटाखे को स्टॉक रखा हुआ है, जिसकी जानकारी होने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। किराए पर नोक झोंक छोड़ो, उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि एनआईए ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 2 स्थानों पर छापे मारे और प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस के वॉइस ऑफ हिंद मॉड्यूल के एक
धुर चरमपंथी सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में व्यापार वाराणसी के निवासी बासित कलाम सिद्दीकी को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया द्वारा आतंकवादी हिंसा के जरिए भारत के खिलाफ हिंसक जिहाद छोड़ने के लिए युवाओं को चरमपंथी बनाने और उन्हें भर्ती कराने की साजिश से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने पिछले साल 29 जून को भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधियां कानून की विभिन्न धाराओं के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था। अधिकारी ने कहा था कि सिद्दीकी का आईएसआईएस आकाओं के साथ करीबी संपर्क था और वो वॉइस ऑफ खुरासन पत्रिका के जरिए आईएसआई के लिए प्रचार सामग्री तैयार करने और प्रकाशन और प्रसार में शामिल था। उन्होंने कहा कि वो आईएसआईएस के वॉइस ऑफ हिंद मॉड्यूल का धुर चरमपंथी सदस्य था। एनआईए प्रवक्ता ने कहा कि अफगानिस्तान स्थित अपने आईएसआईएस आकाओं के निर्देश पर वो विस्फोटक ब्लैक पाउडर बनाने की कोशिश कर रहा था और आईडी विस्फोटक बनाने के लिए घातक रासायनिक पदार्थों के उपयोग के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहा था। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में 38 वर्षीय महिला के साथ हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपियों की पहचान शाहरुख, जावेद, दीनू, धोलू और औरंगजेब के रूप में की गई है। इनमें से शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित महिला दिल्ली के नंद नगरी की रहने वाली बताई जा रही है। महिला को दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल यानी कि जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और गैंगरेप की घटना के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल गाजियाबाद के एसएसपी को नोटिस जारी किया है। ये घटना गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन रोड पर हुई है और ये दावा किया गया है कि महिला बोरी में बंद मिली थी और पुलिस को इसकी सूचना किसी ने दी थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला ने अपने बयान में बताया है कि वो 16 अक्टूबर को भाई को जन्मदिन के लिए नंदग्राम गई थी और वहीं से महिला को किडनैप करके उसके साथ रेप किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में जीटीबी अस्पताल के प्रवक्ता डॉक्टर रजत जांबा ने बताया है कि महिला की हालत गंभीर नहीं है और उन्हें बाहरी चोट है, अंदरूनी चोट नहीं लगी है। महिला को मंगलवार को अस्पताल में लाया गया था। उधर पुलिस ने महिला के साथ रेप होने की पुष्टि की है, लेकिन उसके बारे में बंद मिलने के दावे से इनकार भी किया है। गाजियाबाद स्थित नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन में महिला के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई थी। पुलिस के अनुसार 5 लोगों ने उसके साथ 2 दिन तक रेप किया और फिर उसे बोरी में बंद करके सड़क किनारे फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली थी कि सड़क किनारे एक महिला बोरी में बंद मिली है और इसके बाद पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया और महिला को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस की माने तो ये प्रॉपर्टी विवाद का मामला है। इस मामले में अब तक 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश लगातार जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। दूसरी ओर इस मुद्दे पर मामले पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं इस घटना को लेकर गाजियाबाद एसएसपी को नोटिस भी जारी कर दिया है। वहीं इस खबर के सामने आते ही इलाके में हड़कंप सा मच गया है। दूसरी ओर जीटीबी अस्पताल में भर्ती महिला की हालत में सुधार हुआ है। वहीं स्वाति मालीवाल ने कहा है कि दिल्ली की लड़की गाजियाबाद से रात में वापस आ रही थी जब उसे जबरन गाड़ी में उठा ले गए और 5 लोगों ने 2 दिन तक लगातार उसका बलात्कार किया। उसके बाद सड़क किनारे बोरी में मिली अस्पताल में जिंदगी के लिए लड़ रही है वो महिला। गाजियाबाद एसएसपी को भी नोटिस इशू कर दिया गया इस मामले में। योगी सरकार ने सड़कों के गड्ढे मुक्ति के लिए अभियान चला रखा है और 15 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढे मुक्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में जो सड़कें रिपेयर की जा रही हैं उनकी गुणवत्ता कैसी है, इसे जांचने के लिए आज खुद पीडब्ल्यूडी मंत्री और लखनऊ मंत्रिमंडल के प्रभारी जीतन प्रसाद सड़क पर उतरे और मंत्री ने लखनऊ के व्यस्त चौराहों पर पहुंचकर सड़क की गुणवत्ता की जांच की। इस दौरान काम में कमी मिलने पर उन्होंने सभी अधिकारियों को मौके पर बुला लिया और जमकर लताड़ भी लगाई। पीडब्ल्यू मंत्री जीतन प्रसाद लखनऊ के व्यस्त चौराहों पर पहुंचे, जहां उन्होंने सड़कों पर गड्ढे भरने का काम देखा, लेकिन जब उन्होंने मरम्मत के काम में कमी दिखाई दी तो उन्होंने मौके पर ही सभी अधिकारियों को तलब कर दिया और उन्हें फटकार भी लगाई। इसके बाद उन्होंने अपने सामने ही सड़क में छेद करवाकर 2 टुकड़े निकलवाए और जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। जीतन प्रसाद को एक जगह मानक के अनुसार सड़क का निर्माण नहीं मिला, जिसे लेकर उन्होंने इंजीनियरों को भी फटकारा और जीतन प्रसाद इस दौरान बातचीत करते हुए जांच में
समय मिलने पर कई बड़े अफसरों पर कार्रवाई के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि आगे आगे देखिए क्या होता है। सीधे तौर पर वो फटकार लगाते हुए नजर आए। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बैचलर ऑफ वैकेशन के सेमेस्टर 2 के प्रश्न पत्र में बीफ पर सवाल पूछे जाने के बाद छात्र भड़क गए। बता दें, छात्रों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव को पत्र लिखकर जिम्मेदार शिक्षक, कोर्स और कोऑर्डिनेटर और संबंधित अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि इस तरह के सवाल पूछना विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय के सपनों के खिलाफ है। उनका कहना है कि महामना हमेशा गोवंश के संरक्षण के लिए काम करते रहे हैं और छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय हमेशा गौ हत्या के खिलाफ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि मालवीय जी गोवंश संरक्षण के लिए आजीवन काम करते रहे हैं। हिंदू विश्वविद्यालय में गौवंश की पढ़ाई करने और बीफ पर सवाल पूछे जाने का अनुचित है। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स में बीफ के वर्गीकरण को लेकर सवाल पूछा गया था। इसी सवाल पर छात्र भड़क गए और आक्रोशित छात्र दोपहर केंद्रीय कार्यालय में कुलपति से मिलने पहुंचे और इन छात्रों ने कुलपति की अनुपस्थिति में कुल सचिव से मिलकर ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने बताया कि विभाग के दूसरे के प्रश्न पत्र में प्रश्न का बीफ किया गया है और इस वर्गीकरण करने और बनाने की विधि पर सवाल पूछा गया है। उनका कहना था कि विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय सदैव गौ हत्या के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने गोवंश के संरक्षण के कार्य किए हैं और इसके बाद भी इस तरह का सवाल पूछा जाना महामना के सपनों को साकार करने की जगह अन्याय है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हर चीज का भाव बढ़ गया है। दूध 5 रुपए से, सेब 30 रुपए से, पेट्रोल का भाव तो बीपी बढ़ा देता है। इस टॉमी का भी भाव बहुत बढ़ गया है। चिल माचा, शुक्र है रैपिडो ऑटो के भाव तो नहीं बढ़े। ऑटोज में सबसे किफायती और आपके घर तक भी बेस्ट प्राइस अश्योर्ड। फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि कानपुर महानगर में आज से अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। कानपुर नगर सहित 13 जिलों के लिए आयोजित अग्निवीर परीक्षा में युवाओं का आना शुरू हो चुका है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने अग्निवीर में परीक्षा में आए हुए युवाओं के लिए सरल और सुगम उपाय किए हुए हैं ताकि युवाओं को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। दूसरे जिलों से आए युवाओं के लिए परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के साधन और स्टेशन परिसर में रुकने की व्यवस्था की गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 10 तक पुलिस प्रशासन को मुस्तैद किया गया है। जिला प्रशासन ने इसके लिए अपनी तरह से पूरी तैयारियां की हैं और इस संबंध में 3 बैठकें भी की गई हैं। जिला प्रशासन ने पिछले दिनों परीक्षा के दौरान अव्यवस्थाओं से सीख लेते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने का दावा कर रहा है और रोडवेज बस, रेलवे स्टेशन और परीक्षा सेंटर पर किसी तरह की कोई अव्यवस्था न फैले, इसके लिए नोडल अधिकारियों की टीम भी लगाई गई है। कानपुर विकास प्राधिकरण अपनी फ्लैटों की कमियां दूर कर बेचने के लिए बेहद संजीदा दिख रहा है और इसलिए अब तक तय किया गया है कि अब इसके लिए सलाहकार की मदद ली जाएगी। इसके लिए प्रीपेड मीटिंग हो चुकी है और टेंडर प्रक्रिया भी शुरू की गई है और ऐसा करने वाला कानपुर विकास प्राधिकरण प्रदेश का पहला विकास प्राधिकरण होगा। बता दें कि केडीए हाइट समेत विभिन्न आवासीय योजनाओं में कानपुर विकास प्राधिकरण के 5000 से ज्यादा फ्लैट पिछले 5 सालों से खाली हैं और इन्हें खरीदार नहीं मिल रहे हैं। केडीए की जिन योजनाओं में फ्लैट खाली हैं वो इस प्रकार हैं कि कानपुर विकास प्राधिकरण ने कई बार पहले आओ पहले पाओ की योजना के तहत इन्हें बेचने के लिए मेला तक लगा दिया, लेकिन कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित मेले में भी गिने चुने फ्लैट बिक पाए। सिर्फ 810 फ्लैट वाली सिग्नेचर सिटी योजना में 90 से ज्यादा फ्लैट बिक चुके हैं। अन्य के लिए विकास प्राधिकरण को खरीदार ही नहीं मिल रहे हैं।
EWS और LIG के सबसे ज्यादा फ्लैट खाली हैं और बता दें योजना में फ्लैट की कीमत 11,65,000 रखी गई है। KDA ने सिग्नेचर ग्रीन के दाम 5 लाख तक बढ़ा दिए हैं और इन योजनाओं में 3 BHK फ्लैट और 2 BHK फ्लैट हैं। अन्य योजनाओं में पर ही फ्लैट बेचे जा रहे हैं, फिर भी ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। KDA के अपर सचिव गुणाकेश शर्मा की माने तो सलाहकार योजना की कमियां दूर करने के उपाय भी बताएगा और दरअसल प्राधिकरण के ज्यादातर अपार्टमेंट शहर के बाहरी क्षेत्रों में बने हुए हैं, जिसके चलते आवागमन की सुरक्षा नहीं है। वहीं साफ सफाई भी सुव्यवस्थित नहीं है और आसपास अच्छे स्कूल भी नहीं है। इसलिए KDA के इन योजनाओं में करीब 1200 करोड़ रुपए ब्लॉक पड़ा हुआ है और जब प्राधिकरण गंभीरता पूर्वक निकालने के मूड में इसे है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के मई गांव में एक युवक की उसे के चचेरे भाई ने कथित रूप से पीट कर उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने बताया है कि मरने वाला युवक की पहचान ओमवीर के रूप में की गई है। उन्होंने बताया है कि विवाद के बाद ओमवीर के ताऊ के लड़के ने उसे घर घेर लिया और उसे दौड़ा कर पीटा और उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। मामला आगरा के मई गांव का बताया जा रहा है, जहां पर युवक के चचेरे भाइयों ने पहले से बुरी तरह उसे पीटा और उसके बाद उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। इसके साथ ही हत्या के आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि खेत की मेड़ जोतने के विरोध पर यह हत्या की गई है। दरअसल ताऊ के लड़के से विवाद होने के बाद युवक अकेला पड़ गया, जिसके बाद आरोपियों ने युवक घेरते हुए उसके साथ मारपीट कर दी और उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। बता दें हमले के बाद आरोपी मौके से फरार बताए गए हैं और मृतक की पहचान और परिजन का आरोप है कि ओमवीर पर पहले लाठी डंडे से हमला किया गया और इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक के पिता ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और SP सत्यजीत गुप्ता ने बताया है कि खेत की मेड़ जोतने के लेकर परिवार के ही 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिनमें से एक की मौत हो गई और इसके अलावा पुलिस ने बताया है कि आत्मशोला क्षेत्र में देर रात एक सब्जी विक्रेता रवि की हत्या कर दी गई। हत्या के आरोपी ने सब्जी विक्रेता के ठेले से ही चाकू उठाकर उसके सीने में मार दिया। पुलिस ने बताया कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें ताजनगरी आगरा में एक जापानी नागरिक से 23 लाख रुपए की कथित ठगी करने के आरोप में पुलिस ने एक 45 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस शख्स की गिरफ्तारी और पूरी घटना को लेकर जानकारी दी है। आरोपी का नाम लबका अली हुसैन बताया जा रहा है। इसके खिलाफ साल जनवरी में आगरा टूरिस्ट थाने में IPC की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आगरा टूरिस्ट थाने के SHO जयसिंह परिहार ने कहा कि आरोपी को उस समय रंगे हाथों पकड़ा गया जब वो ताजमहल के पास कुछ अन्य पर्यटकों को धोखा दे रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और फिर जेल भेज दिया। बता दें कि पुलिस के अनुसार ये मामला 3 साल पुराना बताया जा रहा है। मार्च 2019 का ये मामला बताया जा रहा है, जब जापान के क्योटो की रहने वाली 56 साल की महिला भारत आई थी। आगरा पहुंचने पर वो अपने होटल के लिए सस्ता और रास्ता भटक गई और बता दें तो उसने वहां के स्थानीय निवासी हुसैन से मदद ली। पुलिस के मुताबिक अगले दिन हुसैन ने उसे शहर का दौरा कराया। बाद में उसके बारे में कहा गया कि उसने आभूषण खरीदने के लिए उससे 23 लाख रुपए ठग लिए, जिसमें उसने वादा किया था कि वो सभी सीमा शुल्क औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद जापान वापस भेज देगा। उसके बाद वो जापान लौट गई और लेकिन उसे आभूषण कभी नहीं मिले, जिसके बाद वो इसी साल जनवरी में भारत लौटी और आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने कहा कि महिला को हुसैन को गिरफ्तारी के बारे में सूचित कर दिया गया है और वो जल्द ही अदालत में पेश होगी। यूपी में मौसम साफ रहने के साथ साथ दिन में धूप भी निकल रही है और इसी बीच रात में सर्दी बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। यूपी के लगभग सभी शहरों में मौसम शुष्क बना रहा है और प्रदेश के लखनऊ में भी आसमान साफ रहा। वहीं मौसम केंद्र लखनऊ के मुताबिक अधिकतम तापमान तक 31.7 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार
गुरुवार को भी मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक यूपी में 25 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में भी कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। यूपी में मानसून की विदाई के पहले हुए जोरदार बारिश से सर्दी पहले ही शुरू हो गई थी और ऐसे में इस साल प्रदेश के कड़ाके की सर्दी पड़ने के साथ साथ दिसंबर में तापमान में माइनस में पहुंच जाने का अनुमान जताया जा रहा है। गौरतलब है कि इस साल अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से राज्य के कई शहरों में न्यूनतम पारा 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है, जो आमतौर पर 20 या 25 अक्टूबर के बाद होता है। दूसरी तरफ यूपी के ज्यादातर शहरों में वायु प्रदूषण भी बढ़ने लगा है। गुरुवार की सुबह यूपी के अलग अलग जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम से खराब श्रेणी में रिकॉर्ड दर्ज किया गया। लखनऊ में गुरुवार को अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया जा रहा था। मौसम साफ रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में 152 दर्ज किया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।